हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर लिबर्टियंस की पोजीशन ये रही है कि इसका इस्तेमाल स्पेरिंगली होना चाहिए, और मेरी ख़ास तौर से पोजीशन ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा जब ही होना चाहिए जब कोर्ट का कोई ऑर्डर या जजमेंट या डिक्री डिसोबे किया जाए। और आपको ताज्जुब होगा कि ज़्यादातर सरकारी डिपार्टमेंट्स कोर्ट के ऑर्डर्स को डिसोबे करते हैं। मुझे एक ज़माने में उड़ीसा के एजुकेशन सेक्रेटरी ने बताया कि उनके खिलाफ 27,000 कंटेम्प्ट पेटिशंस उड़ीसा हाई कोर्ट में हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। लेकिन आज ज़रा सा बात करेंगे जो अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के चंद स्टेटमेंट्स जो उन्होंने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जुडिशरी के बारे में बोले, जिनको वेणुगोपाल ने माना कि ये वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, उस पे कंसेंट देने से इनकार कर दिया। आइए जल्दी से ज़रा सा इस लॉ की कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कॉमन लॉ से एक ऑफेंस है, एक क्राइम है। हेनरी द फिफ्थ जो बाद में बने और जिन्होंने 100 ईयर्स वॉर में बहुत बड़ी कामयाबी इंग्लैंड के लिए फ्रांस के खिलाफ पाई थी, 1413 से 1422 तक इंग्लैंड के किंग थे, जब वो प्रिंस थे, प्रिंस ऑफ वेल्स, तो उनके एक सर्वेंट ने कोई फेलोनी कर दी, कोई क्राइम कर दिया, और किंग्स बेंच में चीफ जस्टिस ने जब उसका ट्रायल शुरू किया तो प्रिंस साहब वहां पहुंच गए और कहने लगे मेरे इस नौकर को छोड़ दो। चीफ जस्टिस ने मना किया, कुछ फिजिकल होने की कोशिश की, और चीफ जस्टिस ने कंटेम्प्ट कर दिया प्रिंस ऑफ वेल्स का। उसके बाद ये मैटर जब किंग के सामने आया तो किंग ने कहा मुझे खुशी है कि मेरे राज में ऐसे जजेस हैं, ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो प्रिंस ऑफ वेल्स की पावर को देखते हुए उसके साथ रियायत नहीं बख्शेंगे। और उन्होंने प्रिंस की भी तारीफ की कि प्रिंस ने चीफ जस्टिस की बात मान ली। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 में एक फंडामेंटल राइट की तरह गारंटीड है, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक एक्सेप्शन है। इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या मीनिंग है? संविधान सभा में उस पर बहस हुई। कुछ मेंबर्स का ये कहना था कि ये जब डिसोबीडियंस हो कोर्ट के ऑर्डर की तब इस्तेमाल होगा। दूसरे मेंबर्स का कुछ ये कहना था कि ये एक रेस्ट्रिक्शन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर होनी चाहिए। 1971 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बना। इसमें दो तरह की कंटेम्प्ट की बात कही गई है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट है विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री ऑफ द कोर्ट। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट जिसका ज्यादा जिक्र होता है स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, कि कोई ऐसी बात कही जाए जिससे कोर्ट स्कैंडलाइज हो या कोर्ट की अथॉरिटी लोअर हो। ये जो अभी प्रशांत भूषण को सजा दी गई थी, ₹1 का फाइन उन पे लगा के, वो इसी के तहत दी गई थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का केस है जिसमें कोर्ट ने कहा कि किसी को ये लाइसेंस नहीं है कि वो अनफाउंडेड एलिगेशंस ऑफ करप्शन जजेस के खिलाफ लगाए। फेयर कमेंट है, बोनाफाइड कमेंट है, गुड फेथ में किया गया है, वो एक्सेप्शन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। और कोई भी कोर्ट जो है वो सजा नहीं देगी जब तक कंटेम्प्ट जो है वो सब्सटेंशियली इंटरफेयर ना करे विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ जस्टिस। प्रशांत भूषण के केस में लोगों का यही कहना था कि जो उनके ट्वीट्स थे उनको उस स्पिरिट में लेना चाहिए, उनके फ्रस्ट्रेशन को समझना चाहिए कि कोर्ट्स नॉर्मली काम नहीं कर रही, और उन ट्वीट से कोई सब्सटेंशियल इंटरफेरेंस ड्यू प्रोसेस में नहीं हुआ। लेकिन जस्टिस अरुण मिश्रा लेड बेंच ने यह बात नहीं मानी। आइए अब जो ये रंजन गोगोई का केस है इसको जरा सा समझ लेते हैं कि जस्टिस रंजन गोगोई जो हैं, इनके केस में 12 फरवरी 2021 को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए। संकेत गोखले एक बड़े इमिनेंट यंग जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एजी से कंसेंट मांगी कि वो जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनिशिएट करना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने अपने रिस्पॉन्स में जो 26 फरवरी का है ये कहा कि ये बात सही है कि जस्टिस रंजन गोगोई ने वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करता है उनका डीप फ्रस्ट्रेशन विद द इल्स that undoubtedly beset
द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। यही वो बात है जो फ्रस्ट्रेशन प्रशांत भूषण का भी रिफ्लेक्ट करता था और डिसअपॉइंटमेंट के कोर्ट्स काम नहीं कर रही। फिर तीसरी बात कही अटॉर्नी जनरल ने, एवरीथिंग सेट फॉर द गुड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। बहुत सा जो क्रिटिसिज्म कोर्ट का हुआ है वो गुड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के लिए हुआ, लेकिन उनको ये बेनिफिट नहीं दिया गया। और फिर ये भी बात कही अटॉर्नी जनरल ने कि इट विल नॉट इन एनी मैनर स्कैंडलाइज द कोर्ट और लोअर इट्स अथॉरिटी इन पब्लिक आईज। यही वो बात है जो कुणाल कामरा ने अपने जवाब में कही है। उनके ट्वीट के बारे में कंसेंट दे दी अटॉर्नी जनरल ने और कोर्ट के सामने केस चल रहा है। आइए जरा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा था चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने। उनके जो कई स्टेटमेंट्स इसमें हैं उससे मैं एग्री नहीं करता हूं, लेकिन आपके समझने के लिए मैं उन स्टेटमेंट्स को पढ़ रहा हूं। यू वांट अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बट यू हैव रैमशैकल जुडिशरी। ये रैमशैकल का मतलब क्या है? टूटी फूटी, अस्थिर, डगमग, जर्जर, पुराना, घिसा पिटा। ये जुडिशरी के लिए स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं। अब आप देखिए कि दूसरा स्टेटमेंट, इफ यू वर टू गो टू द कोर्ट यू वुड बी ओनली वॉशिंग योर डर्टी लिनेन इन द कोर्ट, यू वोंट गेट वर्डिक्ट, आई हैव नो हेसिटेशन इन सेइंग इट। ये एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। अगर इतने बुरे हालात थे तो जब वो सुप्रीम कोर्ट में जज रहे, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, उन्होंने इन हालात को इंप्रूव क्यों नहीं किया? यकीनन उनके सामने भी जो कई केसेस थे उसमें उन्होंने वर्डिक्ट नहीं दी। 370 तो सुना ही नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड तो सुना ही नहीं, और एनआरसी जिस पे इतना फोकस डाला, बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस बनाई, जब एनआरसी का फाइनल पब्लिकेशन हो गया तो एक वर्ड नहीं लिखा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने ऑर्डर में, सिवाय हजेला जो एनआरसी कोऑर्डिनेटर थे उनका कैडर बदलकर ट्रांसफर कर दिया मध्य प्रदेश। बड़ा इंप्लीकेशन है इसमें कि आप कोर्ट मत जाइए क्योंकि कोर्ट एडजुडिकेट नहीं करती। ये क्या एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट नहीं है? हर डिस्प्यूट में कुछ ना कुछ डर्टी लिनेन होते हैं, एविडेंस होती है, डोमेस्टिक वायलेंस है, रेप है, कुछ ना कुछ फैक्ट्स आएंगे, एविडेंस आएगी, लेकिन लोगों से कहा जा रहा है आप अदालत मत जाइए, आपको वर्डिक्ट नहीं मिलेगी। ये बात नहीं कही जा रही इंसाफ नहीं मिलेगी, ये कहा जा रहा है आपको वर्डिक्ट नहीं मिलेगी। फिर तीसरा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उन्होंने दिया, ओनली कॉरपोरेशंस willing to take chances and their millions of rupees go to the Supreme Court। आम आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता, कॉरपोरेशंस, कॉरपोरेट्स जाते हैं और उन्हें भी पूरी उम्मीद नहीं होती कि इंसाफ मिलेगा, वो चांस लेते हैं। और इतना कॉस्टली है सुप्रीम कोर्ट से कोई वर्डिक्ट पाना कि मिलियंस ऑफ रुपीस लगते हैं। जिस देश में फ्री लीगल एड जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आ गई, पूरा एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बन गया, वहां एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि कोई गरीबों के लिए जस्टिस नहीं है। और कॉरपोरेट्स भी जाते हैं पर उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता अबाउट द आउटकम। अब ये मैं ये समझता हूं कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। फिर ये भी कहा उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट में, इस इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, द जुडिशियल सिस्टम हैज नॉट वर्क फॉर मोर रीजन देन वन। और यह भी कहा, अनफॉर्चुनेटली देयर आर मेनी जजेस हु आर succumbing टू क्रिटिसिज्म एंड क्रिटिसिज्म मेड इन मीडिया। ये जजेस स्कम कर रहे हैं। क्या है मतलब स्कम करने का? मर जाना, झुक जाना, अधीन होना, वंशीभूत होना। ये जजेस के लिए बहुत स्ट्रांग बात है कि जजेस मीडिया के इन्फ्लुएंस में डर जाते हैं। हमारे जजेस बिल्कुल नहीं डरते। कितना कितना क्रिटिसिज्म होता है कि हैबियस कॉर्पस के केसेस नहीं सुने जा रहे,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि हमारे जजेस इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते, फ्रीली केसेस को डिसाइड नहीं करते, प्रेशर में है मीडिया के। मैं ये समझता हूं कि एक ऑर्डिनरी आदमी ये बात कहे और एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बात कहे, इन दोनों में फर्क है। और ये वही जस्टिस रंजन गोगोई हैं जिन्होंने एज जज जस्टिस काटजू को, जो सुप्रीम कोर्ट के उनसे सीनियर जज रह चुके हैं, उनको तलब कर लिया था। क्योंकि जस्टिस काटजू ने गोविंदा स्वामी केस के बारे में कुछ कमेंट्स कर दिए थे। वो कमेंट्स अच्छे टेस्ट में नहीं थे, बहुत स्ट्रांग कमेंट्स थे। उनके लिए बाद में उन्होंने माफी भी मांगी, डिलीट भी करे। मैटर क्या था? गोविंदा स्वामी का केस यह था कि एक औरत सोमैया, जो एक लेडीज कंपार्टमेंट में एक ट्रेन में, जो एर्नाकुलम से जा रही थी ट्रेन, उसमें अकेली थी और एक्यूज ने उसके सर को कंपार्टमेंट की दीवार से 5 बार 6 बार मारा, उसको रेप किया और वो फिर ट्रेन से कूद गई और इंजरीज जो हुई उसमें वो मर गई। लोअर कोर्ट ने उसको मर्डर के लिए कन्विक्ट किया, डेथ पेनल्टी दी। हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया, डेथ पेनल्टी दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको मर्डर नहीं माना। अब ये कोई सरकार का केस नहीं था, ये कोई इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा मैटर या रफेल जैसा मैटर नहीं था। इसमें जजमेंट गलत हो सकता है जो सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस को पढ़ा गया कि जो दूसरे कंपार्टमेंट में लोग खड़े थे जिन्होंने आवाजें और चीखें सुनी, या ये कहा कि वो औरत कूद गई, गो कि वो आदमी फिर ट्रेस नहीं हुआ, विटनेस, उसकी एविडेंस हियर से थी या नहीं थी, इस पे डिबेट हो सकती है। हो सकता है कि जो जजेस कह रहे हो वो सही हो इस मामले में, बात सिर्फ हेयर से ना हो। मेडिकल एग्जामिनेशन पे भी एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट पे भी गो के डाउट्स हैं। लेकिन ये वो मैटर नहीं था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी के इन्फ्लुएंस में आके जजमेंट दिया। एक ओपिनियन हो सकता है कि इस एविडेंस से ये निकलता था जो नहीं निकला। जस्टिस काटजू का केस ये था कि इस केस में जो मर्डर की डेफिनेशन में क्लॉज 3 है, जो ये कहता है कि अगर किसी एक्यूज ने इंजरीज कॉज की विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग इंजरीज दैट आर सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू लीड टू डेथ, इसका मतलब ये मर्डर है। तो ये एक प्योरली लीगल इशू पे बात थी, लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी, लेकिन काटजू साहब का स्टाइल है, आपको मालूम है। जब रिव्यू में मैटर आया, आर्गुमेंट खत्म हो गए, तो अचानक जस्टिस गोगोई ने, और इस बेंच में जस्टिस पीसी पंत थे और जस्टिस यूयू ललित थे, उन्होंने काटजू साहब को नोटिस इशू कर दिया कि आप आइए बताइए इस केस में क्या गलत था। अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 124 क्लॉज 7 है, उसमें दिया हुआ है कि कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो प्लीड नहीं कर सकता, एक्ट नहीं कर सकता किसी कोर्ट में इन इंडिया। तो क्या किसी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज को बुलाया जा सकता है? इसमें बहस हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बुलाया जा सकता, कुछ लोग कह सकते हैं अगर कोर्ट खुद बुलाए तो बुलाया जा सकता है, क्योंकि इसमें मेन बात यह कि वो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे एज अ लॉयर। काटजू साहब चले गए कोर्ट में उन्होंने तकरीबन आधे घंटे बोले। रोहतगी साहब जो कि अटॉर्नी जनरल थे, वो भी स्टेट ऑफ केरला के लॉयर की हैसियत से इसमें अपीयर हुए, वो भी बोले कि जजमेंट गलत है। लेकिन बाद में काटजू साहब के ऊपर कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर दिया जस्टिस रंजन गोगोई ने। काटजू साहब ने उस मैटर में अपॉलॉजी की, मैटर क्लोज हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये बाकी है कि वो जज
जो खुद एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज को एक जजमेंट के क्रिटिसिज्म पे, जिसकी लैंग्वेज खराब हो सकती है, कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर रहा है, वो आज पूरी जुडिशरी को कह दे रहा है। वहां इस जजमेंट की बात हो रही थी, अब यह कहा जा रहा है कि पूरी जुडिशरी से इंसाफ नहीं मिलता, कॉरपोरेट सिर्फ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह बात बहुत सख्त है। और वहां पे गोगोई साहब जो है, उन्होंने वो फेसबुक पोस्ट, उनसे कहा ये पढ़िए, उनसे कहा स्टैंड अप। एक सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मर जज फ्रंट रो में बैठे हैं। काटजू साहब ने भी उनको जस्टिस नहीं कहा, मिस्टर गोगोई कह दिया, वो भी बात अच्छी नहीं है। एक सिटिंग जज के सामने कोई भी अपीयर हो तो उसको रिस्पेक्ट जजेस को शो करनी चाहिए। लेकिन ये मैं मैटर दिखा रहा हूं कि एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज पे कंटेम्प्ट नोटिस हो चुका है, बाद में उस मैटर को कोर्ट ने ड्रॉप कर दिया। अब कंटेम्प्ट के मामले में आपको मालूम है अरुंधति रॉय पे भी कंटेम्प्ट हो चुकी है। उन्होंने भी कुछ इस तरीके की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर थे नर्मदा डैम की हाइट बढ़ाने के बारे में, कुछ प्रोटेस्ट भी कर दी, वो प्रोटेस्ट नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यह कि उस जजमेंट का भी क्रिटिसिज्म हुआ। और हमारे मुल्क में आप देखें, भारत में ईएमएस नंबूदिरीपाद चीफ मिनिस्टर हैं केरला के, 1970 का केस है। उसमें भी उन्होंने यह कहा था कि क्लास बायस है, जैसा आज जस्टिस रंजन गोगोई कह रहे हैं, क्लास बायस है, गरीब नहीं जा सकता, अमीर चांस लेता है, कॉरपोरेट्स, इसी तरह की बात। जस्टिस हिदायतुल्लाह जज थे ईएमएस नंबूदिरीपाद केस में, कन्विक्ट किए गए, वो फाइन लगाया गया उनके ऊपर। और मैं अब ये सेंटेंस जस्टिस हिदायतुल्लाह के जजमेंट से पढ़ना चाहता हूं। टू चार्ज द जुडिशरी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन, द जजेस एज guided and dominated by class hatred, class interest, and class prejudices, instinctively favoring rich against poor, is to draw a very distorted and poor picture of the judiciary. It is clear that it is an attack upon judges which is calculated to raise in the minds of people a general dissatisfaction with and distrust of all judicial decisions. It weakens the authority of law and law courts. इसी तरीके का ऑलमोस्ट सेंटेंस जस्टिस रंजन गोगोई ने बोला है कि पुअर लोग सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ लेने नहीं जा सकते। मैं ये समझता हूं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स स्पेरिंगली यूज होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि अभी कुणाल कामरा के मामले में, अर्नब गोस्वामी के केस में जिस तेजी से सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका रिजेक्शन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल का बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसे सुना और रिलीफ दी, उसके बारे में कुछ ट्वीट्स किए। अब ये कॉमेडियन हैं और इनकी कुछ अर्नब गोस्वामी से चलती है। एक बार वो फ्लाइट में थे तो भी ये पहुंच गए थे अर्नब के से, वो पर्सनल बात हो सकती है। लेकिन इनके इस ट्वीट्स के बारे में जब परमिशन मांगी गई, कंसेंट अटॉर्नी जनरल की उन्होंने दे दी, और फिर जो फाइल किया है कामरा ने अपनी रिप्लाई, वो पढ़ने से ताल्लुक रखती है। कामरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत और फेथ उसके अपने डिसीजन से बनता है, ना कि किसी के ट्वीट कर देने से। जो सुप्रीम कोर्ट की साइलेंस रही है पर्सनल लिबर्टी के और मैटर्स में, अर्नब गोस्वामी में तो बहुत फास्ट रहा, उसका कई लोगों ने क्रिटिसिज्म किया है। उन्होंने कहा कि मेरे ट्वीट्स को ओवर एस्टिमेट किया जा रहा है, इतनी मेरी हैसियत नहीं है। और यह भी उन्होंने कहा कि जो जोक्स हैं वो कभी रियलिटी नहीं होते, उन्हें तो लोगों को हंसाने के लिए कह दिया जाता है। कोई जोक ये नहीं कहता कि वो सच बोल रहा है। और यह भी कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट वैल्यू करती है और फेथ रखती है लोगों में, उसी तरह लोगों का भी जो फेथ है कोर्ट में
वो किसी एक ट्वीट से और किसी एक जोक से कम होने वाला नहीं है। और ये भी कहा, बहुत बड़ी बात, कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर हो या जजेस हो, उनको कोई प्रोटेक्शन जोक से नहीं है। इंदिरा जी पे भी कार्टून बनते थे, मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्होंने कभी आर के लक्ष्मण से कहा कि भाई मेरी लंबी नाक मत दिखाया करो। और ये बात भी कही कि इंटॉलरेंस बढ़ रही है और टेकिंग ऑफेंस फंडामेंटल राइट बनता जा रहा है, कि कोई भी किसी भी चीज पे बुरा मान जाता है। उन्होंने कहा मैं अगर मेरे खिलाफ भी जजमेंट जाता है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, कोर्ट को और जजेस को विलिफाई नहीं करूंगा, क्योंकि वो कंटेम्प्ट होगा। देखिए कितनी बड़ी बात एक कॉमेडियन ने, स्टैंड अप कॉमेडियन ने कही है। मैं ये समझता हूं कि कम से कम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कंसेंट देने में कुछ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वेणुगोपाल जी की तारीफ करना चाहता हूं, उन्होंने प्रशांत भूषण के केस में पूरी कोशिश की कि प्रशांत भूषण को सजा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अटॉर्नी जनरल से भी यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कंसेंट देने में एक तरीके का स्टैंड रखेंगे। कुणाल कुमरा का केस अभी कोर्ट के सामने चल रहा है, अभी एडजर्न हो गया है, देखना होगा कि कोर्ट फाइनली इसमें क्या फैसला लेती है। लेकिन एक फॉर्मर जज और एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर हमारी जुडिशरी में फेथ नहीं होगा, हमारे जजेस की इंडिपेंडेंस और फ्रीडम में फेथ नहीं होगा, और वो अगर ये सोचेंगे कि हमारे जजेस मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या हमारी कोर्ट सिर्फ कॉरपोरेट्स को जस्टिस देती हैं, ये हमारे जुडिशल सिस्टम के लिए बहुत ही एक वरीसम साइन है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।